नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म किया था, तो आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। आशा करते हैं पिछले वीडियो को देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए एक बार, फिर इस वीडियो को देखिए, मज़ा आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, बाकी आप अगर आपके पास बुक है तो आप समझ रहे होंगे, भली बात ही। आज 3 नंबर चैप्टर शुरू करेंगे, घातांक एवं करनी, ठीक है, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, यानी बेसिक पर आज इस वीडियो में विशेषतर बात करेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन टाइप दिए गए हैं इस पर बात करें। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपका चैप्टर का जो नाम दिया गया है वो आपका है 3 नंबर चैप्टर है, और नाम है आपका घातांक और करनी, घातांक और करनी, ठीक है। घातांक और करनी इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं भाई साहब, इंडिसेस एंड सर्ट्स, इंडिसेस एंड सर्ट्स बोलते हैं। देखिए इस वीडियो में हम विशेषकर बेसिक ही पर बात करेंगे, मतलब बेसिक पर चर्चा करेंगे। आपके बुक में जितने भी फार्मूला दिया गया सब इम्पोर्टेंट है। आप अपने से या तो फार्मूला को लिख कर रट लीजिए, और नहीं तो हम जो लिखवा रहे हैं उस तरह से भी रटिएगा, तो आपका चैप्टर का सलूशन बिल्कुल हूबहू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके बुक में जिस टाइप से भी मतलब फार्मूला दिया गया है उस टाइप से ही रटना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके बुक में दिया गया आप रट लीजिए, ठीक है। अगर बुक नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ उसको लिख कर रट जाइए, आपका चैनल मतलब क्या बोलते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है क्या बोलते हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आदत हो गई है, क्या बोलते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक में कहने का मसरक ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोनो आदमी है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कोनो आदमी है और उसके आदमी के मूड़ी पर जैसे मान लीजिए कि बोझा है, कुछ भी हो सकता है, जैसे धान के बोझा हो सकता है, अभी गेहूं होने वाला है तो गेहूं का बोझा तो होबे करेगा ना। अच्छा है, मान लीजिए कि टोकरी है, छैटी है, देहाती भाषा में छैटी, तो टोकरी है उसके माथे पर। तो बस सिंपल अगर उसको समझ रहे हैं, जैसे मैंने एक टोकरी अपने माथे पर ले लिया, जैसे कि हम ले लेते हैं क्या, मेरे पास में तो है ही टोकरी, इसमें क्या बोलते हैं, चाहे जो कुछ भी हो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा टोकरी, समझ रहे हैं, ये हो गया टोकरी। अब देखिए ये टोकरी है क्या ना, अब हमें क्या करना है, इसमें 3 नंबर चैप्टर जो कर रहा है घातांक और करनी। बस जो मुझे देख रहे हैं ना, अगर मुझे आपने देख लिया है तो समझिए कि ये घातांक और करनी समझ लिया है। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है ना तो घातांक और करनी आपको समझ में नहीं आएगा। बस आपने देख लिया मुझे, समझ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ ना, मैं आधार हूँ, ठीक है, मैं आधार हूँ। अगर आधार हट जाएगा तो भाई साहब बोझा का अस्तित्व रहेगा, हैं बताइए, नहीं रहेगा। तो ये भाई भारी भी लग रहा है, और ये जो बोझवा है ना, ये बोझवा हमारे ऊपर घात कर रहा है। घात मतलब क्या, प्रहार, चाहे जो समझिए, ये घात कर रहा है, मुझे दाब रहा है, मेरे बेस को दाब रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे घात, ये घातक है मेरे लिए। जब तक बोझ रहेगा तब तक मुझे रिलीफ नहीं रहेगा, घातक है। यानी ये हो गया घात, और मैं जो हूँ मैं बेस हूँ। अगर मैं बेस हट जाऊँ तो ये घात का कोई महत्व नहीं है। तो चलिए इसको उतार देते हैं, भारी लग रहा था भाई साहब, ठीक है, तो समझ गए। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको चैप्टर में, इस चैप्टर में कुछ इसी प्रकार से पढ़ने को मिलेगा। जैसे 2 के पावर मान लेते हैं, ये है 5, ठीक है, 2 के पावर 5। तो ई पांचवा क्या है, जो अभी हमने अपने मथवा पर बोझवा लिया था, मथवा पर बोझवा, उसी को बोलते हैं, ये हटाइए, ये सब मजाक हो गया, इसी को बोलते हैं हम क्या, घात बोलते हैं। जो बोरा हम लिए थे माथे पर, अपने बोझ लिए थे, उसको बोलते हैं घात, या इसको हम बोल सकते हैं घातांक, इसी को बोल सकते हैं भाई साहब घातांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो मैं था, ये जो मैं था जिसके ऊपर ये बोझ लदा हुआ है, ये जिसके ऊपर लदा हुआ है इसको बोलते हैं हम क्या भाई, इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है, इसी को बेस बोलते हैं।
कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये था आधार, ये है घात या घातांक, घात का अंक उसी को बोलते हैं घातांक, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किस चैप्टर में, इसी चैप्टर में। तो सबसे पहला टर्म आता है घातांक क्या है, तो किसी भी संख्या के माथे पर, इसको हम पावर भी बोलते हैं, पावर, ठीक है, घात को पावर भी बोलते हैं, घातांक भी बोलते हैं, आधार हमको बेस बोलते हैं, यानी जो नीचे रहता है जिसके माथे पर बोझ लदा होता है उस बोझ को घात बोल देते हैं, और नीचे वाले जिस पर लदा होता है वो बोझ उसको आधार बोल देते हैं, ठीक है। मतलब अगर समझने के लिए बोला जाए तो, बाकी आप ये समझ रहे हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, उस ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। अब इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखना होगा ताकि ये चैप्टर आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको सबसे पहले फार्मूला रटवा देते हैं। जैसे गुणा पर आधारित एक फार्मूला आता है घातांक और करनी का, और उसका अनुप्रयोग इन मतलब एप्लीकेशन भी आपको बता देंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x के पावर m और गुना x के पावर n कर देते हैं, ये क्या है, इसमें बेस है, आधार है, इसको बोलेंगे घात या घातांक या पावर, समझ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आपको उदाहरण पर बता दिया। उसी प्रकार से ही तो हमें क्या दिख रहा है भाई साहब, जब भी आपको इस टाइप में दो या दो से अधिक सेम बेस का अलग अलग पावर वाला गुना के रूप में कोई संख्या दिख जाती है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सभी को एक बना लेंगे, छोटा रूप कर लेंगे। तो इन दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं x, और इसके माथे पर ये जितने भी पावर दिख रहे हैं ना, और ये गुना दिख रहा है ना, तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं भाई साहब, m प्लस n कर देते हैं, ये जोड़ देते हैं। ये हो जाता है हमारा क्या, कैलकुलेशन इसका। मतलब टोटल आपको अगर इसका मान ज्ञात करना है तो आपको ज़्यादा लमराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कंसाइज कर दीजिए, इसको बिल्कुल संक्षिप्त कर दीजिए, x के पावर m प्लस n कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस रूप में कोई संख्या दिखे तो आपको x के पावर m जोड़ n कर देना है, ठीक है। दूसरा आता है एक भाग का नियम। इसी में जैसे यहाँ पे गुना ना होकर भाग होता है, जैसे x के पावर m और भाग दे देते हैं x के पावर n। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा x के पावर m अब बटा x के पावर n इज इक्वल्स टू, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है, रूप अलग अलग। भाग का मतलब बट्टा ही होता है, समझ रहे हैं ना, व्युत्क्रम उसका। तो हम क्या करेंगे, x के पावर m भागे x के पावर n जब भी आए ना, तो आपको क्या करना होगा, x के पावर m और माइनस यहाँ करना है, यहाँ पे भाग आए तो यहाँ पे माइनस पावर में, यहाँ गुना आए तो पावर में प्लस, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फार्मूला बनकर निर्माण हो जाता है, तो इसका प्रयोग करना होगा, ठीक है। इसका मतलब भी वही चीज़ है, इसका मतलब भी वही चीज़ है, बस इसके लिखने का तरीका कुछ अलग है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या आ जाता है घात के ऊपर भी घात के ऊपर अगर घात कोई आ जाता है, तो मतलब जैसे मान लीजिए कि हम बोझवा उठाए थे ना, जैसे फिर से एक बार बताते हैं, घात के ऊपर घात का प्रयोग है। देखिए है, ये को बोझा हो गया, ठीक है, हम हुए बेस, हम क्या हो गए, बेस हो गए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। हम हो गए बेस, और ये देखिए ये बेस के ऊपर भी एक घात तो लगा हुआ है हमारा, ये बोझा है ना। अब इसके ऊपर हम एक और घात लगा देते हैं, मतलब ये बोझा के ऊपर बोझा, मतलब ये क्या हो गया, यही हुआ हमारा घात के ऊपर घात। मतलब एक घात से छुटकारा पाया नहीं कि दूसरा घात लग गया। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बेस यानी हम x हैं और हमारे बेस बोरा ऊपर है m, और फिर इसके ऊपर भी एक n है, मतलब इसके ऊपर भी एक n है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सभी को x के पावर m और गुना कर देते हैं n, समझ रहे हैं ना, x के पावर n और ये कर देते हैं। मतलब कि अगर x के पावर m, उसके पावर n, उसके पावर p, उसके पावर r, जो भी हो, सभी को क्या करते हैं, उस बेस के पावर के जितने भी पावर घात आए हैं सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस के, ठीक है। यानी यहाँ बेस पर है x, इसके पावर m, उसके पावर n है, तो हम क्या करेंगे, x के पावर m गुना n, ठीक है। इसके पावर और भी होता है कुछ और, तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाकर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ समझ गए।
इतना याद रखिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई आपको देखने को मिल जाए, जैसे मान लेते हैं कि हम x के पावर m है गुना y के पावर m है गुना z के पावर m है, ठीक है। यानी गुणनफल का घात अगर सेम है, अगर गुणनफल किसी संख्या के गुणनफल का घात अगर सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी घात आधारों को, बेस को, इन सभी बेस को यानी x y z के पावर में हम m लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर कोई संख्या दिख जाए x के पावर m, इसका एप्लीकेशन हम करेंगे जब क्वेश्चन टाइप लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाए। अभी तो फार्मूला आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। x के पावर m गुने y के पावर m गुने z के पावर m, अगर m सब में घात अगर समान है तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके उसके पावर में एक घात लिख देंगे, वो सेम घात लिख देंगे, ठीक है। इसके अनदर हैंड अगर आप उल्टा देखते हैं तो उल्टा देखेंगे तो कैसे, मतलब कि अगर आप x y z या फिर ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए x के पावर आपका हो जाएगा m, ठीक है, गुना y के पावर m हो जाएगा गुना, अरे वही चीज़ लिख रहे हैं, ऐसे नहीं। अगर मान के चलते हैं आपके पास है x y z, इसके पावर में अगर x है, सॉरी इसके पावर में अगर मान लीजिए आपका n है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का गुणनफल के पावर में n है तो आप इसके ठीक विपरीत ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी x के पावर n भी लिख सकते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, y के पावर n भी लिख सकते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर z के पावर n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। इसके और में आप समझ सकते हैं, ठीक इसके विपरीत है, जब इसके बराबर ये वाला है तो इसके बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे डबल बार लिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया। अब एक चीज़ और सूत्र याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए x ही है, x के पावर अगर कोई भी संख्या आता है 0, अगर किसी भी आधार के पावर में घात 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई भी आधार हो, चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा आधार हो, तो हमारा क्या हो जाएगा 0, y के पावर 0 होगा तो भी आपका 1 आएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये हो जाएगा 10,000 के पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा और हमेशा, समझ रहे हैं। अब देखिए इतना तो बात समझ गए हैं। अब कुछ इसके घातांक और करनी से संबंधित कुछ नियम है, करनी तो अभी नहीं, अभी घाती का नियम हम पढ़ रहे हैं, करनी तो अभी समझेंगे, क्योंकि अभी घात पर ये जितने नियम दिख रहे हैं आप घात ही का नियम देख रहे हैं। सब में पावर है कि नहीं, सब में पावर है तो ये नियम देख रहे हैं। अभी देखिए घात का एक व्युत्क्रम नियम भी होता है, एक दो व्युत्क्रम नियम है, उसको भी जान लीजिए। तो व्युत्क्रम का नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए x के पावर, जैसे हम लिख लेते हैं x के पावर माइनस में m अगर है ना, तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/x के पावर m। अगर इस m को पॉजिटिव बनाना तो इसको व्युत्क्रम कर देना होगा, ठीक है। इसके ठीक विपरीत अगर दे दिया जाए 1/x के पावर n, ठीक है, कोई अलग हमने घात ले लिया है, तो इसको आप प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, x के पावर केवल माइनस n यहाँ पे कर दीजिएगा तो वही बात हो जाएगा, मतलब इसके ठीक विपरीत है, ये इसके विपरीत है चीज़ सेम लेकिन इसके विपरीत है। पहले ये वाला है तो आप ये लिख सकते हैं, अगर ये वाला पहले आ जाए तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर विपरीत का नियम ये हो गया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला और हो जाता है, इसको हम मिटा देते हैं हालांकि, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे हो बातों को। उसके बाद देखिए अगर फॉर्मूला समझ में आ रही होगी तो बिल्कुल आपका चैप्टर आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x और बटा y, ये सारे फॉर्मूले आप एकत्रित कर लीजिएगा, हालांकि बुक में आपके दिया गया है, आप चाहे तो अपने बुक से भी रट सकते हैं, तो कोनो दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी उतार सकते हैं। जैसे मान लीजिए x बटा y के पावर में कोई संख्या है, अभी घात का नियम पढ़ रहे हैं तो भाई घात लगाएंगे, तो पावर में मान लीजिए m है, तो इसको अगर प्रेजेंट करना है पावर को माइनस में तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिंपल आपको क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। उलट कर देने का मतलब ये कि y बटा x कर दीजिए और इसके पावर में माइनस का m कर दीजिए। ठीक इसके विपरीत अगर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसके विपरीत अगर कोई संख्या है x बटा y के पावर में माइनस का n है, ठीक है, इसके विपरीत कर रहे हैं,
वही चीज़ है, विपरीत लिख रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं y बटा x के पावर में n, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा तो ये बेस पलट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस को हटाना हो, घात के माइनस को अगर हटाना हो तो ये इसका बेस क्या होता है, पलट जाता है। जैसे x बटा वाई था तो y बटा x हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो और इसको निगेटिव बनाना है तो इस साइड हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो y बटा x है तो x बटा y कर देंगे और इधर माइनस लगा देंगे, ठीक। तो ये होता है सूत्र। तो इतना सूत्र अगर आपको याद है तो कोनो दिक्कत नहीं है। 2 सूत्र और है, 2 से 3 सूत्र और है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सूत्र आपका मतलब इस टाइप से अगर कोई आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि x के पावर m लिख दिए बराबर b बराबर y लिख दिए हम, ठीक है। x के पावर m बराबर y लिख दिए। तो अगर आपसे कहा जाए, दिख रहा है ना भाई साहब, अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे आप x का वैल्यू बता दीजिए, तो x का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, x का वैल्यू कैसे निकालिएगा बताइए। तो नहीं निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। कैसे नहीं निकाल पाइएगा, देखिए ये हो जाएगा x, हम लिख देते हैं। यहाँ पे m है ना, इस m को हमें रिलीज करना है, मतलब m इधर से हटा देना है। x तभी तो निकलेगा जब इधर से m हट जाएगा। तो m इधर से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m से भाग करना पड़ेगा पावर में, और नहीं तो इसमें गुना करना पड़ेगा 1 बटा m से, तब ना ये हटेगा। तो हम जब इधर पावर में 1 बटा m से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 1 बटा m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके कुछ है पावर में 1 है तो 1 से 1 गुना 1 बटा m ही होगा, यानी y के पावर 1 बटा m होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये देखिए m से m खत्म हो जाएगा तो x के पावर 1 बचेगा, x के पावर 1 बचेगा और इधर बच गया y के पावर 1 बटा m। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 1 मतलब x ही होगा, इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं y के पावर 1 बटा m। ये जिस तरह से है उस तरह से रह जाएगा आपका, ये एक फार्मूला हो जाएगा, आंसर नहीं है फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, जब भी x के पावर m इज इक्वल्स टू n दिया हो, चाहे जो भी दिया हो इस पावर में, x के पावर m बराबर y दिया हो, तो यहाँ से x रिलीज करने के लिए ये जो है ना m, ये इधर जाकर इन्वर्स में पावर में चला जाता है, मतलब m जो है तो 1 बटा m में इधर चला जाता है, ठीक है। इसका विपरीत अगर आपका ये दिया हो y के पावर 1 बटा m, तो इधर जब आएगा ना तो केवल पावर में m बन जाएगा, ठीक है। इधर व्युत्क्रम है तो इसका उल्टा करेंगे तो इधर m केवल मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से आप समझ जाइएगा फॉर्मूला को, जब भी आपका प्रयोग करना हो इस टाइप से अगर क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो इसको याद रखना पड़ेगा कि इस बेस पर जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके पावर को हम किस रूप में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, यहाँ से कैसे हम रिलीज करेंगे x को, और इसी प्रकार से यहाँ से y को रिलीज करना हो तो कैसे रिलीज कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को। अब देखिए इसमें क्या है, ये एक फार्मूला हो गया। जैसे अब इसके अगर विपरीत, फिर वही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर विपरीत कहा जाए यहाँ से, तो जैसे मान लीजिए x के पावर आपका 1 बटा, मान लीजिए x के पावर आपका आ गया कितना, x बटा x के एक बार मतलब x के पावर 1 बटा m बराबर b y दिया गया है, ठीक है, y दिया गया है। तो आप कैसे कर सकते हैं, सेम इधर पहले हमने क्या माना था, x के पावर m बराबर y माना था, तो हमने आसानी से निकाल दिया था। लेकिन इधर अगर x के पावर 1 बटा m दिया हो और इधर y ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल हमें दिख रहा है भाई, x को रिलीज करना है तो 1 बटा m को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव होगा, तो सिंपल x के पावर 1 बटा m में अगर हम केवल m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m से केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आसानी से ही रिलीज हो जाएगा। और इधर हमारा y के पावर जब इधर m से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इधर भी पावर में m लिखना पड़ेगा। m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर में, मतलब क्या, y के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है और इसी 1 में ना m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा, m से m खत्म हो जाएगा तो x के पावर 1 बचेगा, तो y के पावर ये क्या हो जाएगा, 1 में m से गुना करेगा तो m ही होगा। और या हम लिख सकते हैं x बराबर, x के पावर 1 मतलब बराबर मतलब x, तो y के पावर m। तो आप आसानी से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से x का मान, ठीक है। बस इतना सूत्र अगर आपको याद है इसमें घातांक के नियम में, तो आसानी से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए हमने बात कर लिया घातांक पर आधारित जितने भी सूत्र थे
हमने पूरा लिखवा दिया। बाकी अगर छूटा होगा तो आप अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि छूटा नहीं है, अगर छूटा हो तो आप अपने बुक से ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बाकी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन टाइप का जो भी दिए गए है उसको सॉल्व कराएंगे तो आपको बताएंगे ही। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा सब तो सॉल्व हम ही कराएंगे ना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर छूट भी गया है तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, फिर आपको बता ही देंगे। जब क्वेश्चन आएगा बारी वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो बता ही भी करेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब बात करते हैं हम घातांक को। समझ गए, मतलब माथे पर बोझ जो आता है उसी को घातांक बोल देते हैं, समझने के लिए। अब देखिए करनी क्या होता है। करनी 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 को क्या बोलते हैं भाई साहब? सर्ड्स। करनी को सर्ड्स बोलते हैं। ये करनी क्या होता है? ये एक सांकेतिक रूप होता है, एक सांकेतिक चिन्ह होता है जो किसी संख्या का मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सांकेतिक चिन्ह क्या, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है? प्लस है, तो ये क्या है? एक सांकेतिक चिन्ह है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ भी ये दिखे तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं को इसको क्या करेगा, एक में जोड़ देगा। उसी प्रकार से ये करनी जो होता है ना, ये भी एक सांकेतिक सिंबल होता है, चिन्ह होता है, जो ये दिखाता है कि उस संख्या का वास्तव में मूल्य क्या है, रूट क्या है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम करनी, जो एक सांकेतिक रूप है जो कि किसी संख्या का मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये करनी किस रूप में दिखता है? तो ये करनी भाई साहब इस रूप में दिखता है। इसका सिंबल ही ऐसे होता है। इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। जैसे प्लस का सिंबल ऐसे होता है, माइनस का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक करनी चिन्ह होता है जिसका रूप ये होता है, ठीक। अब देखिए घातांक और करनी को मिलाकर भी नियम बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो समझ गए करनी ये होता है। अब इसके अंदर दो टर्म आते हैं। ये करनी जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि अभी हमने घातांक के नियम में पढ़ा था। घातांक में क्या भाई साहब? घातांक में ये पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए किसी संख्या के पावर में ये है, ठीक है, जैसे 5 के पावर 11 है, तो इसको बोलते हैं हम घात, ठीक। और इसको बोलते हैं क्या? आधार। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ये तो करनी है, ये हमने समझ लिया। जब भी ऐसा सिंबल आपको दिखे तो इसको हम बोलेंगे करनी, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी आप देखे होंगे 3 लगा रहता है, तो 4 लगा रहता है, तो 5 लगा रहता है। और यहाँ पे कुछ संख्या होता है, जैसे मान लेते हैं 1 से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे करनी में टर्म को समझना पड़ेगा कि आप इसको क्या बोलेंगे। जो 3 है ना, इसको बोलते हैं हम घात, लेकिन करनी का घात, करनी घात। इसको क्या बोलते हैं हम? करनी घात बोलते हैं या करनी का घात बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? करणीगत। करणीगत इसको क्या बोलते हैं? करणीगत बोलते हैं। इसके अंदर जो रहता है, जिसको आप जनरली ये वाला सिंबल को आप रूट बोल देते हैं, ये वाला सिंबल जो है इसको रूट बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बोलते हैं। रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ये बताता है कि हम उस संख्या का, मतलब करणीगत का, हम वास्तविक संख्या निकालना चाहते हैं, मतलब उसका रूट निकालना चाहते हैं, जड़ निकालना चाहते हैं, उसका मूल्य निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे घात अलग अलग देखेंगे तो केवल आप रूट नहीं बोलेंगे, वहाँ पे आपको घात लगाकर रूट बोलना पड़ेगा। तो कितने घात का? ये करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे करनी का कई प्रकार हो सकता है। यहाँ पे करनी का प्रकार में देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। करनी के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? एक करनी ही है, ये एक करनी ही है। अच्छा, ये भी एक करनी ही है ना। अच्छा, ये भी एक करनी है हमारा, ये भी करनी है, ये भी हम मान लेते हैं करनी है, ये भी मान लेते हैं हमारा करनी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसके अंदर अगर कुछ नहीं है तो क्या? कुछ नहीं है। यानी ये जो सिंबल हम देख रहे हैं ना, केवल सिंबल, इसी को हम बोलते हैं करनी। लेकिन इसके अंदर जो ये वाला दिख रहा है ना, कर्नर में ये जो लिखा गया है 2 3 4 5, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम बोलते हैं, अगर कुछ नहीं होता है ना तो हम ये समझ लेते हैं अपने खोपड़ी में कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो भाई साहब यहाँ पे 2 है,
ठीक है, तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लिखा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रूप में, कैसे, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको बोलते हैं 2 घात की करनी। इसको क्या बोलते हैं? 2 घात की करनी, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं 2 घात की करनी। अगर करनी पढ़ रहे हैं तो करनी के रूप में बोलेंगे 2 घात की करनी। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 घात की करनी बोलेंगे। यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 घात की करनी बोलेंगे। यहाँ पे 5 अगर लिखा आ जाए तो 5 घात की करनी बोलेंगे। इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर 2 आ जाए यहाँ पे तो वर्गमूल में अगर देखा जाए तो ये होता है आपका स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। इसको बोलते हैं फोर्थ रूट। इसको बोलते हैं फोर्थ रूट। इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट। आगे 6 रहेगा तो उसको बोलेंगे सिक्स्थ रूट यानी पंचमूल। ठीक है, पंचमूल मतलब 6th रूट होगा तो षष्ठ मूल, यानी संस्कृत में भी इसको लोग बोल देते हैं, यानी हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये तो आप समझते हैं स्क्वायर रूट। रूट मतलब क्या होता है? मूल होता है, यानी किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको रूट बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। यहाँ पे 3 है तो 3 को हम क्यूब बोलते हैं, तो क्यूब रूट इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 है तो इसको हम बोलते हैं फोर्थ रूट। फोर्थ रूट बोलते हैं, फोर्थ रूट बोलते हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे फिफ्थ रूट बोलते हैं, फिफ्थ रूट बोल देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 6 रहता है इसके घात में, करनी के घात में अगर 6 रहता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? 6th रूट, मतलब 6th रूट। ठीक है, अगर आपसे पढ़ने के लिए दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 60 है, तो आप इसको पढ़ के बताइए। ये किस प्रकार से आप पढ़ के बताइएगा? आप ऐसे तो नहीं ना बोलिएगा कि 50 और 60 ये है करनी, कैसे बोलिएगा? तो हम ये कहेंगे कि करनी, अच्छा इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए कि करनी घात कितना है, करनी घात कितना है, इतना जान जाइए तो आसानी से बता दीजिए करनी घात इसमें कितना है। अगर पूछ दिया जाए बताइए आप करनी गत कितना है, करनी गत कितना है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सिंपल बताइए। अगर समझ रहे हैं तो जवाब दे दीजिएगा, नहीं समझ पाएंगे तो नहीं जवाब। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर जब भी इसको तो इस सिंबल को तो हम जानते हैं भाई करनी बोलते हैं, करनी बोलते हैं। इसका रूप चेंज तब हो जाता है जब इसके घात में संख्याएं जिस तरह से होती हैं उसको उस तरह से हम बोलते हैं। तो ये करनी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है करनी घात कितना है, तो घात हम भाई इसको बोलते हैं, तो इसका घात 50 है। और जबकि करनी गत पूछा जा रहा है तो करनी के अंदर जो संख्या दी रहती है उसको बोलते हैं करनी गत, यानी करनी गत के स्थान पर आपका 60 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, यानी 50 करनी घात और करनी गत 60 के साथ ये बना हुआ है करनी। ठीक है, यानी इस करनी में क्या क्या चीज़ें निहित है? इस करनी में निहित है 50 घात है। इस करनी में कितने घात हैं? 50 घात है, और 60 इसका क्या है? करनी गत है। ठीक है, तो समझ गए हैं कि करनी घात और करनी गत में क्या अंतर होता है। अब देखिए करनी घात और करनी मतलब करनी जो है ये कई घात वाला करनी हो सकता है, जैसे कि एक घात नहीं, एक घात नहीं रहता है, कम से कम करनी में 2 घात रहता है। ठीक है, तो 2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, यानी द्विघात करनी, त्रिघात करनी, चतुर्थ घात करनी, पंचम घात करनी, ऐसे हम बोल सकते हैं पंचघात, या उसी को बोलते हैं पंचमूल। पंचमूल, षष्टमूल, सप्तमूल, अष्टमूल, नवमूल, दशमूल। संस्कृत में बस लैंग्वेज चेंज है, उसको बोलेंगे वही चीज़। बाकी इतने डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना समझ गए। अब देखिए एक होता है समान घात की करनी, एक समान घात की करनी होता है, यानी विजातीय सजातीय करनी होता है। एक विजातीय करनी होता है, यानी कि जिसका मतलब चलिए बता देते हैं यहाँ पे। अब करनी मतलब को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, करनी को 2 भाग में बांट सकते हैं। वैसे करनी का घात जो होता है अनेक प्रकार के घात का करनी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि करनी का घात कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो अनेक प्रकार से होते हैं, क्योंकि उस करनी में हम कुछ भी घात लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। तो करनी का घात अनेक प्रकार का होता है, लेकिन करनी कितने प्रकार के मुख्यतः होता है? वो 2 प्रकार का होता है। करनी जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के। करनी का प्रकार, करनी का प्रकार, पहला प्रकार हो जाता है आपका सजातीय करनी, सजातीय करनी, सजातीय करनी।
और एक हो जाता है आपका विजातीय करनी, जो कि आपके बुक में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं विजातीय करनी। इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? सजातीय करनी, जैसे अभी हमने आपको बताया है कि जिस करनी का घात और करनीगत, अभी हमने दो टर्म आपको समझाया। ये जैसे मान लीजिए, ये मान लेते हैं m है, ये x है, तो इसको हम बोलते हैं करनी, इसको क्या बोलते हैं? करनीगत बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? करनी घात, इसको बोलते हैं करनी घात, इसको बोलते हैं करनीगत। तो हमने बताया कि सजातीय करनी वो करनी होता है जिसमें हमेशा दो या दो से अधिक करनी वाले संख्याओं का तुलना किया जाता है। तो पहला हो जाता है, मान लीजिए कि दो या दो से अधिक ऐसे करनी जिसके घात और करनीगत, जिसके करनीघात और करनीगत दोनों समान होते हैं, उसको बोलते हैं सजातीय करनी, ठीक है। विजातीय करनी क्या होता है? दो या दो से अधिक, इसमें हमेशा तुलना ही करना पड़ेगा, दो या दो से अधिक करना ही पड़ेगा, तभी तो आप तुलना कर सकते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि सजातीय। सजातीय मतलब क्या? सजातीय मान लीजिए कि दो जात है, तो दो जात कम से कम रहेगा तब ना पता चलेगा कि ई किस जात का है, ई किस जात का है, तभी तो हम तुलना कर सकते हैं। तो इसमें कम से कम दो रहेगा संख्या, तभी जाकर आप कर सकते हैं सजातीय करनी, या समान करनी भी कह सकते हैं इसको, समान करनी, ठीक है। और इसको विजातीय करनी मतलब असमान करनी भी कह सकते हैं। ये दो प्रकार का है, असमान करनी। तो कैसे हम लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि जिस, अभी हमने बताया कि जिस करनी का करनीघात समान हो और करनीगत भी समान हो, करनीगत समान हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं x ही मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम समझते क्या है? दो है। अच्छा नहीं है तो मान लीजिए हम 3 कर लेते हैं, तो ये क्या है? करनीघात यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे करनीगत क्या है? x है। अच्छा इसी प्रकार से अगर हम कह दें कि 5 इंटू ये हो गया 3 और ये हो गया x, ठीक है। ये बताइए कि ये करनीघात समान है, मतलब ये सजातीय करनी है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि भाई इस पर दो ही पर फोकस करना है, बाकी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, फोकस ये करना है कि इस करनी का घात कितना है। तो करनी का घात यहाँ पे 3 दिख रहा है, और करनी का गत कितना है, मतलब करनीगत कितना है, तो x है, ठीक है। यहाँ भी हमें दिख रहा है करनीघात 3 है और करनीगत कितना है? x है। तो यानी कहने का मतलब ये दोनों मिल रहे हैं। बाकी इसके पहले एक 5 है, तो इस 5 का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल सजातीय करनी में ये बताया गया है कि हमें केवल उस करनी का घात देख लेना है कि समान है कि नहीं, और उसका करनीगत देख लेना है कि समान है कि नहीं, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों सजातीय करनी है। बाकी ये 5 क्या है? तो 5 आप कह सकते हैं करनीघात 3 करनीगत x का ये गुणांक है, गुणांक है मतलब गुना का अंक है, इस संख्या में 5 से गुना किया गया है। तो यहाँ पे आप 5 को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक क्या है? गुणांक है। क्या है? ये एक गुणांक है। इसी प्रकार से उदाहरण कई प्रकार से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रूट अंडर हम कर सकते हैं, y ले सकते हैं, ठीक है। रूट अंडर हम ले सकते हैं आपका, फिर y यहाँ पे 2 इंटू वाई कर सकते हैं, 2 इंटू में कर दीजिए y। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 इंटू में कर देते हैं ये y, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? या फिर आप y नहीं रखते हैं तो आप कुछ भी रख सकते हैं, xy रख दीजिए, यहाँ पे आप xy भी रख सकते हैं, xy भी रख सकते हैं, ये भी एक उदाहरण हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए सब में करनीगत xy है, ठीक है। इसमें सब में घात क्या है? करनीघात। तो कुछ नहीं है तो 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो उसमें 2 होता ही है, उसको सिंबॉलिक रूप में दर्शाया नहीं जाता है बट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण ले सकते हैं। सजातीय करनी समझ गए, जिसका करनीघात और करनीगत दोनों समान होना चाहिए, बाकी उसमें गुणांक कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो ये हो जाता है आपका सजातीय करनी या समान करनी, ठीक है। अब विजातीय करनी में कैसे? इसमें भी हमें तुलना करना पड़ेगा 2 या 2 से अधिक। तो इसमें होता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे करनी जिसके या तो घात असमान हो, या तो आपका उसका करनीगत समान हो, या तो दोनों असमान हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विजातीय करनी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट अंडर x ले लेते हैं, ठीक है। फिर रूट अंडर यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका xy, ठीक है। तो इन दोनों में अगर तुलना किया जाए तो ये विजातीय करनी है कि नहीं है? कैसे? कि हमने अभी बताया कि या तो उसका घात बर असमान हो, या तो उसका करनीगत समान हो, करनीगत असमान हो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है करनीघात तो समान है, करनीघात समान है, दोनों में कुछ नहीं है, तो 2 तो है भाई इसमें, तो द्विघात का करनी है, तो इसमें 2 है इसमें,
ठीक है। तो ये कर्णिघात समान है, बट कर्णिगत इसका अंतर है कि नहीं, इसमें x है, इसमें xy है, दोनों है। तो ये कर्णिघात जो है, ये कर्णी जो हमने लिखा है, ये कर्णी क्या है, असमान विजातीय कर्णी है। इसी प्रकार से अगर तुलना करें, यहाँ पे एक पेयर हमने ले लिया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं कर्णिघात 2 यहाँ पे, और कर्णिगत x ले लेते हैं, यहाँ पे कर्णिघात ले लेते हैं आपका 3 और यहाँ पे x ले लेते हैं। अब की बार ये विजातीय कर्णिघात है कि नहीं, सब उदाहरण दे रहे हैं इसमें, है कि नहीं बताइए। इसमें हमने अभी बताइए या तो उसका कर्णिघात असमान हो, या तो उसका कर्णिगत असमान हो, तब हम कह सकते हैं कि वो विजातीय कर्णी है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि कर्णिघात जो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये असमान है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसका कर्णिगत समान है। तो कर्णिगत समान हो या ना हो, एक असमान मिल गया ना, तो ये बिल्कुल आपका कर्णिघात जो भी ये करने दिया गया है विजातीय करने है, असमान करने है, ठीक है। या तो कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पे हमने √x लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और xy लिख दिया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक विजातीय करनी होगा। कैसे, यहाँ पे हमने देखा कि क्या यहाँ पे रूट में x है, मतलब इसका कर्णिघात कितना है, 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है। इसका कर्णिघात कितना है, 2 है, और इसका कर्णिघात है 3, तो कर्णिघात भी असमान हो गया। उसके बाद इसका कर्णिघात क्या है, x है, और इसका कर्णिघात क्या है, xy है। तो कर्णिगत भी इसका असमान और कर्णिघात भी इसका असमान हो गया। तो इस प्रकार से आप विजातीय कर्णी को, असमान कर्णी को इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि आप किसको कहेंगे कि, चूंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हो सकता है कि इसलिए ऐसा मतलब नियम दिया गया इसमें। तो हो सकता है कि इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि कुछ मतलब करनी दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा करनी असमान है, बताइए कौन सा करनी समान है। तो आपको इसी 2 फॉर्म पर आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कर्णिघात को आपको ध्यान में रखना होगा और एक कर्णिगत को ध्यान में रखना होगा। तो कर्णिगत किसे बोलते हैं, कर्णिघात किसको बोलते हैं, क्या क्या कंडीशन होते हैं कर्णिघात को असमान और समान, विजातीय करनी मतलब विजातीय और सजातीय करनी को कैसे पहचाने, सब समझा दिया आपको, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। बाकी इसमें इतना ही है, इसके बेसिक में जो भी आपके बुक में दिए गए इतना ही है, मैंने सब कुछ समझा दिया। बाकी अगर छूटा होगा तो आप बुक देख लीजिएगा या फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि समझा सकूँ। बाकी तो अभी चैप्टर बाकी है, जितने भी उदाहरण दिए गए उसको समझाना बाकी है, प्रश्न को बनाना भी बाकी है। तो बाकी जो चीज़ें छूटी होंगी वो आपको उदाहरण को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी बता सकते हैं, या फिर आपका जो चैप्टर का सलूशन करेंगे वहाँ भी बता देंगे। अभी समय है, बट इसमें इतना चीज़ों को आपने अगर समझ लिया है तो अच्छा लगा मुझे कि आप समझ गए हैं, और नहीं समझे हैं तो आप प्रयास कीजिएगा, 1-2 बार समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। और हाँ, पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले 2 चैप्टर का सलूशन हम लोगों ने कर लिया है, तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न प्रकार पर। शायद में इसमें 7 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो 7 टाइप में जितने छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन जितने भी दिए गए, सभी उदाहरण को भी सॉल्व कराएंगे, और इसमें चैप्टर जो है उसका भी सॉल्यूशन हम कराएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि समझ गए हैं बातों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका प्रश्न प्रकार पर बात करेंगे। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती, और उसमें लिख लीजिएगा बाई अखिलेश कुमार, तो वहाँ से आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट चैनल का, नहीं तो हो सकता है कि इसके टाइटल में भी देखने को मिल जाएगा फर्स्ट चैनल का लिंक, और नहीं तो आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो आपको चैनल वाले सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं समझ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा प्रश्न प्रकार पर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।